नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेरणा बाबर जीवाजी विश्वविद्यालय की अध्ययनशाला से। और आज मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन की यूनिट 2 इकाई 2 के अंतर्गत मैं पब्लिक एंटरप्राइज और मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में समझाऊंगी। आज हम जो अपनी स्लाइड्स में कवर करेंगे वो होगा पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, उनकी विशेषताएं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या हैं और भारत में मल्टीनेशनल कंपनी किस तरीके से अपने व्यापार को कर रही हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पब्लिक एंटरप्राइज के कॉन्सेप्ट से। पब्लिक एंटरप्राइज, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सार्वजनिक उद्योग। किसी भी प्रकार का उद्योग जिसमें कि गवर्नमेंट का ही हस्तक्षेप रहे, वह निजी हाथों में ना रहे, जो कि बनाया भी गवर्नमेंट के द्वारा गया हो और उसको संचालित भी गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा रहा हो। उस प्रकार के सभी व्यापार को, उसी प्रकार के उद्योगों को हम सार्वजनिक उद्योग अर्थात पब्लिक एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। पब्लिक एंटरप्राइज को बनाने के पीछे का उद्देश्य होता क्या है? वह है समाज का उत्थान करना। हम अपनी सोसाइटी को और अच्छा बनाना चाहते हैं। हम एक बैलेंस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। बैलेंस्ड इकोनॉमी से मतलब है कि जहां पर एक गरीब और एक अमीर के बीच का जितना भी गैप है, जितना भी एक खाई सी जो बनती जा रही है, उसको हमें कम से कम करते जाना है। इसके लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी कि हम सभी व्यक्ति को रोज़गार दें, सभी व्यक्ति अपने आप अपना काम करें, बेसिस पर हम उनका हम सोसाइटी का जो है वो वेलफेयर कर पाएँ। तो पब्लिक एंटरप्राइज़ेज़ जो हैं ये बेसिकली जो बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं यूटिलिटी सेक्टर्स में। यूटिलिटी सेक्टर्स जिनको हम अपनी देश के प्राइमरी सेक्टर्स भी कहते हैं, जैसे कि बिजली, पानी, सड़कें, ये जो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट सबसे पहले ये सारी चीज़ें, प्राइमरी चीज़ों को, प्राथमिक चीज़ों को ही पूरा करना चाहते हैं, जिसकी मदद से हम अपने अपने देश की बैलेंस्ड इकोनॉमी को क्रिएट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अब जो पूंजी है वो पब्लिक एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट की तरफ से ही आती है, सरकार की तरफ से ही आती है। तो अगर कम शब्दों में हम समझें तो सार्वजनिक उद्योग वो उद्योग होते हैं जहां पर गवर्नमेंट यानी सरकार अपने ही द्वारा पूंजी लगा करके और रोजगार उत्पन्न करती है, सोसाइटी में सभी वर्गों को एक उठा ऊपर लाने की कोशिश करती है, जिसकी मदद से हम अपनी देश की इकोनॉमी को भी सुधार सकें। ठीक है, अब आते हैं इसकी एक डेफिनेशन। पब्लिक एंटरप्राइज की एक डेफिनेशन है जो कि मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एनी कमर्शियल or industrial undertaking which the government owns and manage with a view to maximize social welfare and uphold the public interest। ये वही है डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको इसके कॉन्सेप्ट में समझाया है कि किसी भी प्रकार की, चाहे वो कमर्शियल हो, व्यवसायिक हो, या फिर कोई इंडस्ट्री हो जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने ही बनाया है और गवर्नमेंट ही इसको मैनेज कर रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि उसके सोसाइटी में डेवलपमेंट हो, विकास हो। इसकी वजह से आम जनता के बारे में कोई सोचे, क्योंकि जब हम बात करते हैं निजी कंपनियों की, तो निजी कंपनी कभी भी आम जनता के बारे में नहीं सोचती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं। तो गवर्नमेंट इस उद्देश्य से हटते हुए सिर्फ अपने समाज और आम जनता के हितों में जब किसी भी संस्था का गठन करती है, उसको हम पब्लिक एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। अब पब्लिक एंटरप्राइजेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स माने कि उसकी कुछ विशेषताएं जो उसको दूसरों से अलग बनाती हैं। तो क्या विशेषताएं हैं पब्लिक एंटरप्राइज की? पहला यही है कि ये गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आ जाता है, जो कि हमने अभी अच्छे से समझा जिस बिंदु को, कि जिसके अंदर सरकार ही इसको पूरा का पूरा मैनेज कर रही है, सरकार ही इसको पूरा बना के तैयार करती है और ये सरकार की ही रहती है। इसमें किसी भी निजी व्यक्ति का, किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई भी इंटरफेरेंस माने हस्तक्षेप नहीं होता है।
ये गवर्नमेंट अपने ही फंड से क्रिएट करती है, फाइनेंस करती है, बनाती है। जो भी पैसा इस एंटरप्राइजेस में लगता है, जो लागत रहती है इसकी, वो सभी गवर्नमेंट के फंड से ही अरेंज किया जाता है। तीसरा, पब्लिक वेलफेयर। वेलफेयर माने कि हम किसी की भलाई सोच रहे हैं, तो किसकी सोच रहे हैं? आम जनता की सोच रहे हैं। पब्लिक का हम भला चाहते हैं, पब्लिक का हम विकास चाहते हैं, जिसके लिए हम इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते जा रहे हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पर बेस्ड रहती है, जिस सर्विसेज की सबसे ज्यादा जरूरत है हमको, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, बिजली हो, चाहे वो वाटर इरिगेशन हो, या इरिगेशन के सेंस में, हाइड्रो के सेंस में, किसी भी सेंस में हम ले सकते हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो वो या तो रोड है या कुछ भी है, इन सभी चीज के लिए जब हमारी इनका जो मेन फोकस रहता है, जो उद्देश्य रहता है इनके पीछे, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए ही होता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के अंदर हम इसमें रखेंगे कि किस तरीके से हम एक एक चीज जनता के लिए कर रहे हैं, जनता से हम छुपा नहीं रहे हैं कुछ भी। और अगर कुछ भी प्रकार को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो हम उनको बताने के लिए हरदम तैयार हैं। एक एक चीज को ट्रांसपेरेंट रखा जाता है, पारदर्शी रखा जाता है, जिससे कि जनता को पता रहे कि सरकार उनके लिए किस तरीके से क्या कर रही है। एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज, अब चूंकि इसकी विशेषता भी है, और एक तरीके से हम कह दें तो ये थोड़ा डिमेरिट भी बन जाता है, इसका नुकसान भी बन जाता है। क्योंकि जब भी पब्लिक एंटरप्राइजेस का गठन होता है, तो कुछ फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिनको पूरा करने के बाद ही हम किसी पब्लिक एंटरप्राइज को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये कुछ जो पॉइंट्स थे, ये थे हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे अब हम चलते हैं, तो अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। सिग्निफिकेंस का पहले हम मतलब समझ लें। सिग्निफिकेंस होती है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे विशेषता थे, तो सिग्निफिकेंस माने कि इसकी इम्पोर्टेंस, ये क्यों जरूरी है। क्या बिना पब्लिक एंटरप्राइज के हमारा देश विकास नहीं कर सकता? क्या बिना पब्लिक एंटरप्राइज के हमारी बैलेंस्ड इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती? इन सभी चीजों को समझाने के लिए हमें इसका महत्व समझना पड़ेगा कि पब्लिक एंटरप्राइजेस क्यों महत्वपूर्ण है। तो अब मैंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसको समझाया है, जिसमें कि लिखा हुआ है चार्जेस, लो प्राइजेस। चूंकि मैं अभी आपको पहले भी बताई थी कि पब्लिक एंटरप्राइज जो होती हैं, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो कि एक हम कहते हैं प्राथमिकता जो दी जाती है, वो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट को दी जाती है, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। पैसा कमाना इनके लिए एक सेकेंडरी वे में चला जाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये दिया जाता है कि हमें हमारी सोसाइटी का हमें विकास करना है। अब अगर आप भी निजी कंपनियों की तरह अपना सामान बना करके काफी महंगे दामों में बेचेंगे, क्योंकि आप उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप तो एक प्राइवेट एंटरप्राइज हो गए, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गए। गवर्नमेंट अपना एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करके प्रॉफिट का, और अपने खर्चों को निकाल करके, और उस सामान को बाजार में ले जा करके बेचती है, जिससे कि हम कहते हैं कि ये लो प्राइसेस पर काम करती है। Provide essential facilities like education, health, free or at reduced prices. Essential फैसिलिटीज आज की एरा में, आज के युग में एसेंशियल हो गया है कि हम शिक्षित हों, हमारा स्वास्थ्य सही रहे। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से हम अपने समाज को और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, तो हम आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो हम अपनी पूरे हम अपना हम अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो एंटरप्राइजेस जो हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस जो हैं, वो फ्री या फिर बहुत ही निम्न दरों पर आपको ये सारी सुविधाएं पहुंचाती हैं। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार से हो। Ensures efficient control of industry.
पब्लिक एंटरप्राइज के होने की वजह से हम अपनी एक इस इंडस्ट्री पर एफिशिएंटली कंट्रोल कर पाते हैं। अगर गवर्नमेंट किसी चीज को मैनेज करती है या गवर्नमेंट के द्वारा कोई चीज को बनाया गया है, चलाया जा रहा है, मतलब उस प्रकार की इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कर रही है, जिस कंट्रोल को वो बताती है कि नहीं, हम सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके बदले में जो रिटर्न मिल रहे हैं वो सही मिल रहे हैं। एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, गवर्नमेंट हमेशा हर प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सर्विसेज के लिए एक्सपर्ट है। गवर्नमेंट हमें सभी प्रकार की प्रशासनिक सुविधाओं को हम तक पहुंचाती है। मनी कैन बी मेड फॉर R&D। यहाँ R&D से मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये हम भी जानते हैं कि अगर किसी चीज को हम 10 साल तक, 20 साल तक एक ही प्रकार से करते रहेंगे बिना किसी बदलाव के, तो वो चीज हमें हर बार उतने अच्छे रिटर्न लाकर नहीं देगी। क्यों? क्योंकि समय के साथ उसमें कुछ चीजों का जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम समझते हैं नई शिक्षा नीति से, जो इसी साल हमें सरकार ने हमें एक नई शिक्षा नीति लाकर दी है, जिसको हमें लागू करना है। अब इस शिक्षा नीति ने पिछले 30 सालों की शिक्षा नीति को पूरी तरीके से बदल दिया। मतलब अब हम एक बदलाव चाह रहे हैं, अब हम एक चेंज ला रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें टेक्नोलॉजिकली चेंजेस लाने होते हैं। हमें आज की जिस प्रकार से काम चल रहा है, हमें उसी प्रकार से अपना काम भी करना है, जिसके लिए मुझे रिसर्च करनी होती है। और उस रिसर्च के साथ साथ मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक पूरा का पूरा एक अलग ही विभाग हो जाता है, जिसके लिए हमें नई नई चीजों की खोज करना, जिससे हम अपनी सर्विसेज को, अपनी गुड्स को और बेहतर तरीके से ला सके आपके सामने, या फिर हम और बेहतर तरीके से उसको का इस्तेमाल कर सके। तो उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। जो पैसा, जो मनी हमें कौन अवेलेबल कराता है? गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है, सरकार अवेलेबल कराती है। Private monopoly which would cause high prices is avoided। मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार। जब एकाधिकार किसी निजी हाथों में चला जाता है तो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाते हैं, शोषण बढ़ जाता है। उस शोषण को रोकने के लिए, वो शोषण क्या होता है कि वो हमसे हमारी अपनी मनचाही कीमतों पर अपने सामान को बाजार में ला करके बेचते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट, अगर सरकार अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को भी चलाती है साथ ही साथ, और वो लो प्राइजेस चार्ज करती है, ऐसे में हम प्राइवेट मोनोपोली को कुछ हद तक हटा पाते हैं। एक लिमिटेड एरिया तक हम उन सब चीजों को हटा पाते हैं। बाकी फिर उसके बाद जो होता है, वो मार्केट में आकर के प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के अपने अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसको बेचा जाता है, खरीदा जाता है। बट गवर्नमेंट का काम ये रहता है कि किसी भी निजी हाथों में एकाधिकार नहीं जाना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट हर सेक्टर में, हर उसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने एंटरप्राइजेस को सेटल करती है, सेटअप बनाती है, जमाती है। फॉरेन डिनोमिनेशन ऑफ द इकोनॉमी आर अवॉइडेड। ये भी हमें अच्छे से पता है। फॉरेन डिनोमिनेशन माने कि बाहर का पैसा। जब बाहर का पैसा मेरे देश में आता है, तो कहीं ना कहीं जो निजी कंपनी है, वो अगर बाहर की कोई कंपनी मेरे देश में आकर के मेरे यहाँ के लोगों से काम करवाकर अपने पूरे प्रॉफिट को अपनी ही कंट्री में वापस ले जाएगी, तो मेरे पास कुछ नहीं बचता है, मतलब मेरे देश के पास कुछ नहीं बचता है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि हम अपना ही जो अभी की जो सरकार है, उसने जो अपना एक मेड इन इंडिया कंसेप्ट जो लेकर आए हैं, जैसे कि हम अपने देश का पैसा हमारे देश में ही रहे, वो पैसा फिर से रोटेट होकर हमारे ही पास आए और हम उसी से ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये उस पॉइंट को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें कि अगर सरकारी काम होता है, सरकारी संगठन होते हैं, तो उन वो पैसा भी सरकार का होता है, जिसकी मदद से हम बाहर के देशों के पैसों को के आने पर और जाने पर कुछ हद तक एक रोक लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो सभी पॉइंट्स थे जिनकी मदद से हमें समझ में आ गया कि क्यों पब्लिक एंटरप्राइज या फिर सरकारी या संगठन जो है, उद्योग जो है, वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य माने किस किस लिए ये पब्लिक एंटरप्राइजेस बनाए गए हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं। तो उद्देश्यों के लिए सबसे पहला है फाइनेंस्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ही संस्थान है, सरकारी संस्थान है, जिसको मैनेज भी गवर्नमेंट कर रही है और जिसमें पैसा भी गवर्नमेंट ही लगा रही है। हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट प्लान। जितने भी गवर्नमेंट प्लान लेकर आती है, एक 5 ईयर प्लान में हमेशा बात की जाती है कि आप कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाओगे, कैसे मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को बढ़ाओगे। एमएसएमई के लिए भी कितना बड़ा रिलीफ पैकेज निकाला गया है। तो गवर्नमेंट के सभी प्लानों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस का गठन किया जाता है, कि गवर्नमेंट जो चाहती है कि उसके उद्योग में कौन कौन सी नीतियों का पालन किया जाए, वो सभी आसानी से किया जाता है, क्योंकि वो सरकार की ही नीतियां हैं और सरकारी ही संस्थान हैं। डिराइविंग पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म टू इंक्रीज एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, बदलाव आए हैं, नए नए बदलाव आए। हमने भी जाना 1994 के बाद, जब हमारे देश में एलपीजी पॉलिसी आई। हमने अपने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश की, हमने अपने व्यापार को विस्तार करने की कोशिश की। हम यहाँ पर लिबरलाइजेशन लाए, हमने पॉलिसीज को आसान बनाने की कोशिश की। तो जितने भी रिफॉर्म्स आए, वो सारे कुछ रिफॉर्म्स पब्लिक सेक्टर में भी आए हैं। ठीक है, अब वो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स का क्या फायदा हुआ, कि हमने लोगों की एफिशिएंसी को बढ़ाया, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाया, उनके अंदर एक लचीलापन लाके पैदा किया, उनकी एकता को हमने बनाए रखा। फ्लेक्सिबल कैसे हुए, लाइक जो चेंजेस आए उनको अपना लिया तो हम फ्लेक्सिबल बन गए। उन चेंजेस के बाद हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिया, हमने अच्छा आउटपुट निकाल करके दिया, तो हमने क्या किया, हमने अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर ली। हम देश के साथ खड़े रहे, उन सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में खड़े रहे, हमने गवर्नमेंट के प्लान्स को माना, तो एक हमने इंटीग्रिटी को शो किया। इस तरीके से पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर हमने एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सभी महत्वपूर्ण चीजों पर भरपूर काम किया। अब आता है हमारा ब्रॉडनिंग एंड एनहेंसिंग अवर इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रॉडनिंग मतलब हमने चीजों को विस्तारित किया, एनहेंस भी वही, हमने बढ़ाया, चीजों को बढ़ाया, और हमने इवैल्यूएट किया, हमने उसको मेजर किया कि क्या हमने जो चीजें बढ़ाई हैं, क्या हम जो पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, क्या उसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम विस्तार करते गए हर एक चीज का, जिस विस्तार की मदद से हमारी सोसाइटी तो आगे बढ़ी ही बढ़ी, हमने रोजगार भी और बढ़ा करके दिए, हमने लोगों पर एक भरोसा बनाया सरकारी संस्थानों को लेकर के। ठीक है, अगर हम वहां बढ़ नहीं पाते तो कहीं ना कहीं ये कमी जो होती वो सरकार की ही दिखती, सरकारी संगठन की दिखती। ठीक है, हमने रिड्यूस्ड प्राइसेस पर एक अच्छी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराया, मुहैया कराया। मतलब जो अभी मैंने आपको समझाया, इसके सिग्निफिकेंस में वही इसका ऑब्जेक्टिव भी है, कि हमारा यहाँ उद्देश्य रहा कम से कम कीमत पर सबसे महत्वपूर्ण सर्विसेज आप तक पहुंचाना, आपके पास पहुंचाना। ठीक है, तो ये थे पब्लिक एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव्स। इन ऑब्जेक्टिव्स की मदद से हम किसी भी पब्लिक एंटरप्राइज को रन करते हैं। ये सभी उद्देश्य थे जिनके साथ ही साथ एक पब्लिक एंटरप्राइज आगे बढ़ती चली जाती है। तो हमने पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, उसकी परिभाषा, उसका महत्व, उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएं जान ली हैं। मतलब ये हमने पब्लिक एंटरप्राइज को पूरा कवर कर लिया। अब हम आगे आते हैं मल्टी नेशनल कंपनीज। एक उसका इंट्रोडक्शन। मल्टीनेशनल, मैंने इसका हिंदी में भी समझाया है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी
जब एक राष्ट्र में कंपनी होती है तो मैं उसको नेशनल कंपनी बोलती हूँ, और जब वो एक से ज्यादा राष्ट्रों में जाती है, कंट्री में जाती है, तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लेती है। ठीक है। अब चूंकि आप सभी जानते हैं कि कंपनी एक बहुत ही, जो मैंने अपने पुराने उसमें वीडियो में समझाया था कि कंपनी क्या है। कंपनी एक बड़े स्केल पर काम करने वाली संस्था है। जब मैं और विस्तार चाहती हूँ, जब मैं और चाहती हूँ कि मैंने मेरे देश के सभी लोगों तक अपना सामान पहुंचा दिया, अपनी सर्विसेज पहुंचा दी, अब मुझे मेरे को दूसरे देशों में भी जाकर के अपनी का अपने अपने इन प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को पहुंचाना है। इस उद्देश्य के साथ जब मैं अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री को छोड़ करके दूसरे देशों की तरफ जाती हूँ, तो वो कंपनी मेरी मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से जानी जाने लगती है। अब एक ये जो मैंने समझाया, ये बोलचाल की भाषा में समझाया, इसकी एक डेफिनेशन है जो यहाँ पर मैंने लिखी है। मैं डेफिनेशन पढ़कर फिर आप लोगों को समझाती हूँ। Multinational corporation is any corporation that is registered and operate in more than one country at a time. Generally, the corporation has its headquarter in one country and operates wholly or partially owned subsidiaries in other countries. Its subsidiaries report to the corporation's central headquarter. ठीक है। हम प्रायः सभी जानते हैं, लाइक हमारे सामने रोज सुबह से उठकर शाम तक हम जितनी भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हम चाहे बाहर से सामान खरीदते हो या हम सर्विसेज लेते हो, कहीं ना कहीं हम दिन में कई बार मल्टीनेशनल कंपनीज के ही सामान का और सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मेरे हाथ में नोकिया का फोन है तो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर मेरे हाथ में एक सर्फ एक्सेल का डिब्बा है तो वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर मेरे घर में अगर एक एलजी का टीवी लगा हुआ है तो वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर मैं शाम को जाकर मैकडी में, मैकडोनल्ड में बैठ करके बर्गर खाती हूँ तो वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी का ही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये वो सभी कंपनियां हैं जो एक से ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज दे रही हैं, अपनी ऑपरेशंस की कर रही हैं, अपने कार्य को कर रही हैं। प्रायः क्या होता है कि ये कॉरपोरेशन एक जगह की बनी होती है। मैं एग्जांपल आपके सामने लेती हूँ नोकिया कंपनी का। नोकिया कंपनी जो है ये है बेसिकली फिनलैंड की एक कंपनी है, जो कि फिनलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बट ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फिनलैंड में ही उसके मोबाइल बिकते हो, जी नहीं। नोकिया कंपनी तो भारत में भी बेचती है। नोकिया कंपनी एशिया के कई सारे हिस्सों में बेचती है, अमेरिका में कई सारी जगह पर अपने इस प्रोडक्ट को ले जाकर के बेचती है। तो क्या हुआ, उस कंपनी का जो हेडक्वार्टर बना वो एक ही कंट्री में बना, और उसने व्यापार कहाँ कहाँ पर जाकर किया, बहुत सारी कंपनी में। अब क्या होता है, लाइक जैसे कि मेरा भारत एक देश है जो बहुत बड़ा देश है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो लेबर है वो बड़े ही सस्ते दामों पे मिल जाती है। ठीक है, सरकार की नीतियां भी जो हैं वो थोड़ी फ्लेक्सिबल हो गई हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए उसके बाद। तो ऐसी कंट्री अपनी सब्सिडरीज भी बना लेती हैं, पूरे तरीके से अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देती हैं दूसरी कंट्री के अंदर, और वो सारी सब्सिडरीज जो हैं वो अपने हेडक्वार्टर को ही, सेंट्रल हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करती हैं। तो वो सभी कंपनीज जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती हैं। क्योंकि हमने अपने लेक्चर्स में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर में हमने एक सोल ट्रेडर, एक पार्टनरशिप, एक कंपनी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को कवर किया, तो कहीं ना कहीं हमें एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग को भी समझना पड़ेगा। इसीलिए हम इसमें आपको, इसी के साथ में ही आपको मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में समझा रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में ही क्यों है, ये क्वेश्चन आया है ना हमारे दिमाग में कि क्या है हमारे भारत में ऐसा कि हर मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो मेरे भारत में आकर अपना व्यापार करना चाहती है। तो मैंने आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को इस स्लाइड में कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। पहला पॉइंट है ग्रोइंग इकोनॉमी। हमारा भारत जो है वो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। हर कोई व्यापार कहाँ करना चाहता है, जहां पर चीजें
अच्छी चल रही हैं, जहाँ पर उन्हें दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो भारत इसीलिए हर एक मल्टीनेशनल कंपनी की पहली पसंद बनता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है, अगर मैं व्यापार की बात करूँ। ग्रोथ ऑफ मिडल क्लास एंड दोज़ विद डिस्पोजेबल इनकम, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा, अगर मैं अपनी पॉपुलेशन की बात करती हूँ कंट्री की, तो मेरी कंट्री की पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन में आता है। मिडिल क्लास का मतलब है कि वो अपनी आय में इसका बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करने के लिए तैयार रहता है। ये हम सभी जानते हैं, मिडिल क्लास व्यक्ति अगर जितना भी पैसा अर्न कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाल करके वो अपनी अपनी खर्चों में कर देता है। अब वो खर्चे कई प्रकार के होते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम डिस्पोज करने के लिए तैयार हैं, जिस अपनी आय के जिस हिस्से को हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, वो मेरी कंट्री में सबसे ज्यादा है, मेरे देश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से कंपनीज का सामान बिचता है, बेचा आसानी से जा सकता है, क्योंकि हम उसको खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। जनरल पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो चाइना के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में से एक है वर्ल्ड की। तो अगर हमें बात करूं किसी ऐसी ऐसी कंट्री की जहां पर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, वहां के 50% को सामान बेचने से बेहतर है कि मेरे देश के 10% लोगों को ही सामान बेच दिया जाए, तो बहुत मुनाफा कमा लेंगे। इस सोच के साथ ही हमारे देश में हर एक बाहर की कंपनी आना चाहती है। साथ ही साथ इंडिया के अंदर आसानी से लोकल वर्कर्स बहुत मिल जाते हैं, जो कि फुल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं। तो इस तरीके के फायदे को देखते हुए भी मल्टीनेशनल कंपनीज का पहली पसंद हमारा देश माने इंडिया रहता है, भारत रहता है। आगे, टैलेंट पूल। पूल माने चीजों का इकट्ठा, टैलेंट माने हमारी योग्यताएं। कंपनीज को पता है कि जब कोई भी एक बड़े लेवल पे इंडस्ट्री होती है, या फिर जब उनको काम करना शुरू होता है, तो उनको हर प्रकार के व्यक्ति की जरूरत होती है। उनको कम स्किल वाले लोगों की भी जरूरत पड़ती है और हाई स्किल्ड वर्कर की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमारे भारत में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है। हमारे यहाँ तो एक राइट ही है, राइट टू एजुकेशन, जिसकी वजह से लो स्किल्ड एम्प्लॉयज भी आसानी से मिल जाते हैं। और हमारे यहाँ भारत के अंदर इंग्लिश पर बहुत ज्यादा ही ध्यान दिया जाता है, या फिर बचपन से ही बच्चे को इंग्लिश बोलना जरूर सिखाया जाता है। उनके स्किल्स इतने अच्छे किए जाते हैं। साथ ही हमारे यहाँ का जो शिक्षा प्रणाली है वो भी उतनी महंगी नहीं है, तो हर बच्चा उसको आसानी से कोशिश करता है कि वो अपने मैनेजरल और टेक्निकल स्किल्स पढ़े। इतने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, जिसकी वजह से मेरा देश जो है वो एक टैलेंट का पूल बन चुका है, जिस जो कि प्रभावित करता है पूरे सारे संसार की बड़ी बड़ी कंपनीज को, कि वो मेरी कंट्री में आए, हमारी कंट्री में आए, और हमारी कंट्री में ही आकर के व्यापार करें। देन इसके बाद होता है हाउ हाई आउटपुट सेंटर। इंडिया जो है, भारत जो है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था कई इंडस्ट्रीज के लिए, और हम रैंक भी करते हैं 10th इंटरनेशनली, जिसमें कि फैक्ट्री का सबसे ज्यादा आउटपुट में भारत 10वें नंबर पर आता है। और सर्विसेज की बात करते हैं तो हम 15वें नंबर पर आते हैं। मतलब ये भी देखा जाए तो आंकड़े के हिसाब से ये भी एक बहुत अच्छा डेटा है, जिसमें कि सबसे अच्छा आउटपुट मेरे देश में निकल कर आता है। इसके कई सारे कारण हैं कि हमारे यहाँ पर लेबर अच्छे से मिल जाता है, हमारे यहाँ पर स्किल्ड एम्प्लॉयज अच्छे से मिल जाते हैं, हमारी कंट्री की पॉलिटिकली जो कंट्री है वो थोड़ा सा, हमारी कंट्री स्टेबल रहती है ना, गवर्नमेंट का आना जाना लगातार नहीं बना रहता है। तो ये सभी चीजें हैं जो कि बाहर के लोगों में रिस्क को कम से कम करती चली जाती है, जिसके कारण से मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो भारत के अंदर अपने आप को फ्री महसूस करती हैं, और यहाँ का कल्चर, अपनी सोसाइटी, जो कि इनको आसानी से हम अडॉप्ट भी कर लेते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी
की पसंद एक भारत बनता है और भारत के ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम मल्टीनेशनल कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ये लेक्चर पूरे तरीके से समझ में आया होगा और अ, किसी भी प्रकार की शायद कोई परेशानी नहीं हुई हो। थैंक यू।